नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बैंकिंग मेंटर्स में। मेरा नाम गौरव है। मैं क्वांट फैकल्टी में पिछले 5 सालों से बैंकिंग एस्पिरेंट को पढ़ा रहा हूँ और मैं यहाँ पर आपके लिए ये परसेंटेज टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ये जो आपके पास टॉपिक स्टार्ट होगा बहुत ही बेसिक से स्टार्ट होगा। बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पड़ाव होता है इसमें परसेंटेज सीखने के लिए, सबसे पहली चीज़ है कि क्या आपको परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यूज़ निकालना आता है। ठीक है। सो जैसे एग्जांपल, कोई भी चीज़ कंप्लीट फ्रैक्शन में जिसको हम लोग 1 बोलते हैं, वो परसेंटेज में आपके पास 100% के बराबर होता है। किसी भी चीज़ को हाफ जो होता है ये 50% होता है। ये सब चीज़ें इतना हमें इसमें ये सभी को पता होती हैं। ठीक है, बट एनीवेज कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ होती हैं जो हमें हमें याद होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। 1/3 जो होता है वो हमारे पास कितने के बराबर होता है? दैट इज 33.33% के बराबर होता है। 1/4 जो होता है वो कितने के बराबर होता है? दैट इज 25% के बराबर होता है। 1/5 जो होता है वो कितने के बराबर होता है? दैट इज 20% के बराबर होता है। ये सब चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लाइन खींचता हूँ। लाइन क्यों खींचता हूँ? क्योंकि अभी तक हमारे पास क्या है, इजी वैल्यूज होती हैं। इसके बाद जितने भी प्राइम नंबर्स रहेंगे उनको स्टार मार्क करेंगे हम लोग। जैसे 1/6 है। अब 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, लेकिन 1/2 से डिराइव किया जा सकता है या फिर 1/3 से डिराइव कर सकते हैं आप। 1/3 का फर्दर हाफ होता है, तो 33.33 का हाफ करेंगे तो कितना बनेगा? 16.66%। 1/7, 1/7 कितना होता है हमारे पास? इसको स्टार मार्क कर देंगे तो 1/7 का हमारे पास जो परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28% होता है। दैट इज नथिंग बट 100/7 का वैल्यू होता है। 100/7 को डिवाइड करेंगे तो 14.28 बनेगा। 1/8, अगर आपको 1/4 पता है तो 1/4 का हाफ बनता है 1/8। 25 का हाफ कितना बनेगा? 12.5%। ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। 1/9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। 1/3 का 1/3 कर दीजिए आप, 33.33 का 1/3 बनता है 11.11% के बराबर। देन 1/10, 1/10 कितने के बराबर होता है? दैट इज 1/10 जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यू होता है। दैट इज 10% के बराबर होता है। तो हम लोग ऐसे 30 कम से कम वैल्यूज देखेंगे। तो ये 1/1 से 1/10 हो गया हमारे पास। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो 1/11 से स्टार्ट होगा। 1/11, 11 इज अ प्राइम नंबर। तो 1/11 अगर आप देखिए फ्रैक्शन में 1/11 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 100/11 का जो वैल्यू होता है, ये याद रखने वाली चीज़ होती है, 9.09% होता है। देन 1/12, 1/12 इज व्हाट? 1/6 का हाफ 1/12 बनता है। 16.66 का हाफ बनेगा 8.33%। देन 1/13, 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर होता है। 1/13 को हमने स्टार मार्क कर लिया, ये बनता है हमारे पास 7.69%। देन हमारे पास 1/14, 1/14, 1/7 हमारे पास जो होता है 14.28 होता है। 1/7 का फर्दर हाफ करेंगे तो 14.28 का हाफ बनेगा 7.14%। देन नेक्स्ट 1/15, 1/15 देखिए 1/5 का 1/3 कर सकते हैं, तो 20% का 1/3 करेंगे तो कितना बनेगा? 6.66% बनेगा। 1/16, 1/16 कितना बनेगा? 1/8 का हाफ, तो 12.5 का हाफ बनेगा 6.25% के बराबर। देन नेक्स्ट हमारे पास होता है 1/17, 1/17 स्टार मार्क कर सकते हैं। 1/17 हम लोग स्टार मार्क कर देंगे और हमारे पास कितना बनेगा? दिस इज 5.88%। 1/18 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 1/9 का हाफ होता है। दैट इज नथिंग बट 5.55%। नेक्स्ट अगर हम लोग 1/19 देखेंगे, 1/19 देखेंगे तो ये हमारे पास होता है 5.26% के बराबर, जिसको हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट देखिए 1/20, 1/20 जो होता है ये आपके पास कितने के बराबर होता है? 5% के बराबर होता है। तो 1/20 इज इन इंपॉर्टेंट वैल्यू। नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या वैल्यूज हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो 1/20 इज 5%। अब देखिए, जैसे मैं और इन्हीं सीक्वेंस से मैं और वैल्यूज़ को डिराइव करूँगा। जैसे हमारे पास 1/3, 1/3 सबको पता है 33.33% होता है। मैंने पूछा 2/3 कितने के बराबर होता है? 2/3 अगर आप देखेंगे तो इट इज़ नथिंग बट 66.66%। तो ये आपके पास एक नई वैल्यू मिल गई आपको याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखेंगे 1/4, 1/4 इज 25%। अगर मैं आपसे पूछूं 3/4 कितने के बराबर होता है, तो 1/4 का 3 पार्ट्स, 25 का 3 कितना होगा? 75% होगा। तो ये हमारे पास ये भी एक नई वैल्यू मिल गई। 1/5 20%। अगर मैं पूछूं डबल करेंगे, 2/5 करेंगे तो 20 का डबल कितना बनेगा? 40%। 3/5 करेंगे, 1/5 का ट्रिपल दैट इज 60%। 1/5 का 4 टाइम्स, 4/5 दैट इज कितना? 80%। ठीक है, तो ये हमारे पास 80% आ गया। ये 3 और नई वैल्यूज मिल गई जो 1/5 से डिराइव थी। 1/6 का वैल्यू सबको पता है 16.66%।
2/6 1/3 होता है, 3/6 1/2 होता है, 4/6 2/3 होता है, ये सारी वैल्यूज हमें लिख ली हैं। 5/6 एक नई वैल्यू होती है जो कि याद रखने वाली चीज़ है कि आपके पास 83.33% जो होता है हमारे पास 5/6 के बराबर होता है। नेक्स्ट, अगर आप देखिए 1/7 14.28% के बराबर है। देखिए अब मैं सारी चीज़ें डिराइव नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट आपके पास अक्सर यूज आएंगी उनको मैं लिखवा दूंगा आप लोगों का। तो 1/7 14.28 है। अगर मैं आपसे पूछूं 2/7 कितने के बराबर होगा, तो आप लिखेंगे 28.56%। मैं आपसे पूछूं 3/7 कितने के बराबर होगा, तो आप देखिए यहाँ पे 14.28 का ट्रिपल करना है आपके पास, तो कितना बनेगा ये हमारे पास 42 पॉइंट एंड दिस विल बी कितना 84%, 42.84%। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट 4/7 करेंगे। 4/7 करने में हमें 14.28 का 4 टाइम्स करना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास 0.12 तो आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 57.12%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 5/7 देख लेते हैं। 5/7 मतलब 5 टाइम्स करना है, तो अगर 5 टाइम्स करेंगे 14.28 का, तो लास्ट में आपके पास कितना बनेगा, हमारे पास 0.40 बनेगा और ये 5 टाइम्स 71.4%। ठीक है, ये हमारे पास इसका आ जाएगा। 6/7 लास्ट 6/7 करना है, तो इसका वैल्यू जो बनेगा दैट विल बी 0.68 एंड 85.68% हमारे पास 6/7 का वैल्यू बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए कितनी सारी वैल्यूज हम लोग याद कर सकते हैं और ये याद होनी चाहिए एग्जैक्टली। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट के बारे में बात करें तो इसको सब कुछ याद होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 1/8 12.5% है। मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज 2/8, 12.5 का डबल जो होता है वो आपके पास कितना बनेगा 25% के बराबर। इट इज नॉट अ न्यू वैल्यू। तो अगर मैं 3/8 पूछूं 3/8 कितने बराबर बनेगा, तो 12.5 का ट्रिपल दैट इज कितना 37.5%। 4/8 करेंगे 4 टाइम्स, तो आपके पास कितना बनेगा हाफ, कोई नई वैल्यू नहीं है। 5/8 करेंगे, जो न्यू वैल्यूज है बस वही लिख रहा हूं मैं, ये होता है 62.5% के बराबर। सेम तरीके से 6/8 करेंगे तो 3/4 के बराबर बनेगा, 3/4 75%। 7/8 करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, दैट विल बी 87.5%। ये हमारे पास नई वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो ये इतनी सारी वैल्यूज नहीं आ गई। अगर नेक्स्ट देख लेते हैं, एक लास्ट हमारे पास रहेगा 1/9 सीरीज। 1/9 में देखिए ये ईजी होता है, ये 2/9 फटाफट, 3/9 नहीं लिखूंगा, 4/9 5/9। देखिए 3/9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 1/3 के बराबर होता है। देन अगेन 6/9 नहीं लिखने की जरूरत है, दैट इज 2/3 ओनली। देन आपके पास कितना बनेगा 7/9 बनेगा। देन आपके पास क्या बनेगा 8/9 बनेगा। 2/9 कितना 22.22%। 4/9 कितना 44.44%। 5/9 55.55%। 7/9 दैट इज 77.77%। 8/9 दैट इज 88.88%। ये हमारे पास ये सारी परसेंटेज वैल्यूज आप लोगों को सबको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे तो 20 वैल्यूज तो आपके पास यही हो गई। दिस 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 अप्रॉक्सीमेटली 40 वैल्यूज हम लोग को बाय हार्ट होनी चाहिए और बाकी और वैल्यूज आप डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग इस चार्ट का अभी यूज करेंगे, बट एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यूज इतना बनाया हुआ है, ये जो लेफ्ट में आप ये देख रहे हैं 1/1 से लेके 1/20, दैट इज सीक्वेंशियल वैल्यू है। 1/1 1/2 1/3 1/4, यहाँ पे ये सीक्वेंशियल वैल्यूज नहीं है। इन सीक्वेंशियल जो परसेंटेज वैल्यूज होती हैं, ये चार्ट पूरा बाय हार्ट होना चाहिए। इनफैक्ट ये भी होना चाहिए, बट ये बाय हार्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये आपके पास प्रॉफिट लॉस ये वो जो चैप्टर्स होते हैं परसेंटेज के और जो प्रॉफिट लॉस के, इसमें बहुत सारी चीज़ों को आप डायरेक्टली कुछ आंसर्स निकाल सकते हैं, कुछ सर्टेन वैल्यूज को आप डायरेक्टली इनका यूज करके निकाल सकते हैं। वो कैसे मैं बताऊंगा। तो हमने परसेंटेज देख लिया, परसेंटेज वैल्यूज देख ली। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे देखिए टॉपिक लिखा हुआ है कि मैं किस ऑर्डर में आप लोगों को बताने वाला हूँ। ट्रस्ट मी, ये जो टॉपिक आपके पास है ये इस तरीके से कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया जाता है कि हम लोग को परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। तो आप लोग पढ़ सकते होंगे। पहला टॉपिक हमारे पास कंपैरेटिव स्टडी है, कैसे कंपैरिजन करते हैं, जैसे ए और बी के बीच में जो डिफरेंस है, ए बी से 500 रुपये ज़्यादा कमाता है तो बी डेफिनेटली 500 रुपये कम कमाएगा। बट यही चीज़ को परसेंटेज में बोलते हैं, तो परसेंटेज में हमेशा बेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर परसेंटेज में बेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होता है तो अगर ए जो है 20% ज़्यादा कमाता है तो बी जो है 20% कम नहीं कमाएगा। ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं हम लोग। ठीक है, सो एनीवेज ये चीज़ हम लोग कंपैरेटिव स्टडी में देखेंगे। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन बनाया हुआ है, क्यों, अब इसका क्या तात्पर्य है मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। देन प्रोडक्ट कांस्टेंट में भी प्रोडक्ट बनाया हुआ है, ये तो नाम से ही प्रोडक्ट दिख रहा है आप लोगों को।
अब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का ही पार्ट प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, लेकिन मैंने इसको अलग एक पार्ट बना दिया है। देन देयर इज वेटेड एवरेज। अब देखिए कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप लोग बोलेंगे कि एवरेज टॉपिक इसमें क्यों करा रहे हैं, ठीक है। सो एक बहुत बड़ा रीजन है कि वेटेड एवरेज वाला टॉपिक मैंने यहाँ पे क्यों कराया हुआ है, और यहाँ पे साइन क्या हमारे पास प्लस साइन। फिर आपके पास मिसलेनियस क्वेश्चन जिसमें हम लोग वोटिंग बेस्ड, कमीशन बेस्ड, टैक्स बेस्ड, ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे दो चीज़ आप लोगों को बतानी है यहाँ पे। नाउ सी, जैसे सबसे पहली चीज़ मुझे बतानी है आप लोगों को, यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर ए मान लो 500 रुपये कमाता है और बी जो है वो 800 रुपये कमाता है। मैंने आपसे पूछा कि ए कितना कम कमाता है, 300 रुपये, एक बी कितना ज़्यादा कमाता है, 300 रुपये। ये ए का कंपैरिजन बी से और बी का कंपैरिजन ए से, ये तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है। बट द पॉइंट इज, अगर मैं परसेंटेज वाइज मैं दो सवाल आपसे पूछूं कि, या इनफैक्ट चार चीज़ें, ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, अगर मैं ये चीज़ पूछूं, क्या मतलब हुआ, कंपैरिजन किससे होना है, बी से होना है, ए का कंपैरिजन बी से होना है, तो ये बनेगा ए अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई 100%। सेकेंड पॉइंट मैं आपसे पूछूं कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, तो आपके पास क्या होगा, बी का कंपैरिजन किससे करना है, ए से। अभी कोई मोर और लेस की बात नहीं किया जा रहा है। थर्ड पॉइंट इसमें पूछा जा सकता है कि आपके पास ए इज व्हाट परसेंट लेस देन बी। अभी यहां पर भी जो कंपैरिजन हो रहा है वो बेसिकली बी से हो रहा है, लेकिन हमें डिफरेंस की बात कर रहा है। अब मुझे देख के लग रहा है भाई कि बी का वैल्यू जो है ए से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा बी माइनस ए, ये डिफरेंस हो गया, अपॉन कंपैरिजन किससे करना है, बी से करना है, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। वैल्यूज हम लोग बाद में निकाल लेंगे। फोर्थ पॉइंट, मान लीजिए मैंने बोला कि बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए। ये अगर आपके पास अगला पॉइंट पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे, अभी भी डिफरेंस की बात कर रहा है, बी बड़ा है तो बी माइनस ए कर दिया, अपॉन में किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। ये आपके पास बनेगा। अब देखिए ए का कंपैरिजन बी से करना है, तो ए का वैल्यू कितना है 500, बी का वैल्यू कितना है 800, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। अब देखिए 2 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर 100% को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए तो यहाँ पे फ्रैक्शन बन रहा है हमारे पास 5/8। अब देखिए जरा, हमने यहीं पे लिखा हुआ है कि 5/8 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 62.5 के। अगर ये याद रहेगा तो आप डायरेक्टली इसका बिना कैलकुलेट किए इसका आंसर को लिख सकते हैं, दैट इज 62.5% इसका आंसर बनेगा। अगला बी बाई ए की बात करेंगे तो कितना बनेगा, 800 अपॉन 500 मल्टीप्लाइड बाई 100%। यहाँ पे 2 0, यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 8/5 की बात करेंगे तो 8/5 कितना बनेगा हमारे पास, देखिए 1/5 होता है 20%, तो 8 टाइम्स करना है तो ये बन जाएगा 160%। ठीक है, 160% आ गया। अब जो मैं आपसे बात बोल रहा था कि ए जितना परसेंट कम रहेगा बी उतना परसेंट ज़्यादा रहेगा, क्या ये दोनों परसेंटेज सेम आएगा, जरा देख लेते हैं। दोनों के केस में कंपैरेटिव वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब डिनोमिनेटर वैल्यू चेंज हो रहा है, इसलिए आंसर सेम नहीं आएगा। चेक करते हैं इसको, बी और ए का डिफरेंस कितने का, 300 का डिफरेंस, अपॉन में डिवाइड में बी आएगा, कितना आएगा आपके पास 800 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। अब देखिए ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 3/8 बन रहा है। व्हाट इज 3/8, 1/8 होता है 12.5, 3 टाइम्स करेंगे तो बनेगा 37.5% का डिफरेंस आएगा, मतलब ए की वैल्यू 37.5% कम है बी से। अब बी की वैल्यू कितना परसेंट ज़्यादा है ए से, ये देखते हैं। डिफरेंस तो 300 का ही है, ए से कंपेयर करना है मतलब 500 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 3/5, देखिए मैंने अभी जस्ट लिखवाया हुआ है आप लोगों को कि 3/5 का वैल्यू कितना बनता है, दैट इज 60%। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ याद रहेगी तो बहुत ईजिली आप यहाँ पे 60% लिख पाएंगे। तो आई होप कि ये छोटा सा एक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताना चाहता था वो आप लोगों को क्लियर हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है अब पहला सवाल पे हम लोग चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे। ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, देन फाइंड बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी। कैसे करेंगे जरा देखते हैं। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पहले आप यहाँ पे ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। देखिए किसी का भी रियल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बस कंपेयर किया हुआ है। गिवन वाले कंडीशन में ए का कंपैरिजन बी से किया हुआ है। अब बी से कंपेयर किया हुआ है तो बी की सैलरी को आप 100 रुपये मान लीजिए। 25% ज़्यादा है ए की सैलरी, ठीक है। ए के सैलरी को 25% अगर अधिक करेंगे, 100 से 25% बढ़ाएंगे तो हमारे पास 25% 100 का कितना बनेगा 25 रुपया, तो यानी ए का वैल्यू कितना बनेगा 125। पूछा हुआ है कि बी की सैलरी जो है
कितनी परसेंट कम है, किससे, ए से। ए इज़ द कंपैरेटिव वैल्यू। तो अगर ए कंपैरिजन है, ए से कंपैरिजन होना है तो 125 से कंपेयर होना है। डिफरेंस कितने का है, 25 का है, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। 25 से कितने टाइम्स, 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 1/5 जो बनता है बेसिकली कितने बराबर बनता है, 20% के बराबर बनता है। तो पहली चीज़ जो हम लोग गलत समझते हैं कि अगर ए की सैलरी 25% ज़्यादा है तो बी की सैलरी कितनी कम होगी, तो वो 25% नहीं होगी, उसका वैल्यू कुछ और आएगा। उसका वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास, 20% आ रहा है। एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे डेटा देख लीजिए कि ए का सैलरी जो है 25% ज़्यादा है, बी की सैलरी कितनी कम है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अब जरा देखिए ध्यान से, चार्ट वैल्यू पे जाएंगे हम लोग। आपसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ए का सैलरी 25% ज़्यादा है, तो बी का सैलरी कितना कम है, बी का सैलरी कितना कम है, तो आप जस्ट नीचे वाले वैल्यू पे आ जाइए। ये मेरा आंसर आ गया 20%, डायरेक्टली आप इसको बता सकते हैं। तो इस कंपैरिजन को हम लोग डायरेक्टली देख सकते हैं अगर आप लोगों को ये चीज़ पता रहेगी तो, ठीक है। सीक्वेंशियल वैल्यू में इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए सैलरी 16.66% मोर देन बी सैलरी, फाइंड बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए सैलरी। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए परसेंटेज कभी भी डेसिमल में जब आ जाता है कैलकुलेशन प्रॉब्लम कर देगा। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास बेस 100 मेथड से काम नहीं चलेगा, आपको रेशियो मेथड आना चाहिए। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेशियो मेथड हर टॉपिक में इस्तेमाल करना सीख लीजिए। मैं धीमे धीमे आप लोगों को सिखाता रहूँगा, बट कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स को अगर रेशियो मेथड नहीं आता है तो इसका मतलब इट्स अ बिग थिंग। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपको कैलकुलेशन में क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नाउ सी देखिए 16.66% अभी हमने देखा कि ये कितने फ्रैक्शन के बराबर होता है, ये 1/6 के बराबर होता है। इसका मायने समझते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा ए और बी, क्या बोला हुआ है, ए का कंपैरिजन किससे किया हुआ है, बी से कंपैरिजन किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि 1/6 अगर सैलरी ज़्यादा है तो ये जो 6 वैल्यू दिख रहा है ये आपके पास हमेशा बेस वैल्यू होता है, यानी हमेशा किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है। ए का सैलरी किससे कंपेयर किया गया है, बी से, तो 6 जो है वो बी का वैल्यू है। अब 6 में 1 रुपए ज़्यादा है, न्यूमिनेटर जो रिप्रेजेंट करता है वो मोर वाला या लेस वाला रिप्रेजेंट करता है। मतलब 6 रुपए में से 1 रुपए ज़्यादा है, यानी ए की सैलरी कितनी होगी, 7 यूनिट होगी। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। 6 रुपए में अगर 1 रुपया बढ़ा देंगे तो ए का सैलरी कितना आएगा, 7 रुपये आएगा। ये हमारे पास एक तरीके से रेशियो मेथड में आ गया। मतलब ए 7 रुपये कमाता है तो बी 6 रुपये कमाता है। क्या पूछा है, बी की सैलरी कितनी कम है, लेस, किससे कंपेयर करना है, कंपेयर ए से करना है। ए से कंपेयर करना है मतलब डिवाइड किससे करेंगे, 7 से। डिफरेंस कितने का, 1, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%, 1/7। व्हाट इज 1/7, 1/7 कितने के बराबर होता है, दैट इज नथिंग बट 14.28% के बराबर होता है। 14.28% ये हमारे पास सैलरी क्या होगी, इसकी कम हो गई। अगर इसी चीज़ को मैं वापस से आपसे पूछूं, ठीक है, कि ए की सैलरी 16.66% ज़्यादा है, बी की सैलरी कितनी कम है, अगर क्या मैं इसको चार्ट से देख सकता हूं, तो देखिए ए की सैलरी 16.66% ज़्यादा है, बी की सैलरी क्या है, कम है, नीचे वाला एरो, डैट इज़ माय आंसर। सीक्वेंशियल वैल्यू में डायरेक्टली आप आंसर बता सकते हैं अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होंगी तो। फॉर श्योर आपके एग्जाम में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों का। लेकिन ये चीज़ कंफर्म है कि अगर आप लोग आगे चल के धीमे धीमे अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे रिजल्ट्स याद होंगे तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है ए सैलरी 7.69% लेस देन बी सैलरी। अभी यहाँ पे गिवन वाले कंडीशन में लेस दिया हुआ है। देखिए 7.69% पहली बात है कितने के बराबर होता है, 1/13 के बराबर होता है। तो आपके पास यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी से हो रहा है। यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी का सैलरी 13, अगर बी की सैलरी 13 है तो ए की सैलरी क्या है, कम। ऊपर वाला वैल्यू या तो मोर रहेगा या तो लेस रहेगा, ठीक है। तो आपके पास 13 में से 1 घटाएंगे तो ए की सैलरी कितनी बन जाएगी, 12। ये हमारे पास रेशियो मेथड होता है जिसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी की सैलरी 13 तो ए की सैलरी कितनी होगी, 12। ये आपके पास रेशियो कितना बन गया, 12-13। अब देखिए बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर, ठीक है, दैन, किससे कंपेयर करना है, ए से कंपेयर करना है। ए से कंपेयर करना है तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 12। डिफरेंस कितने का आएगा, 1, मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। 1/12 कितने परसेंटेज के बराबर होता है, दैट इज 8.33% के बराबर होता है। 8.33% ये क्या हो जाता है आपके पास, बी की सैलरी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, फाइन। अब ये क्या चीज़ है, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसके बारे में जरा समझेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा कि कोई भी चीज़ को अगर आप 20% बढ़ा दें, किसी भी चीज़ को 20% बढ़ा दें, चाहे कोई भी चीज़ इंक्रीज हो चाहे भी कोई भी चीज़ डिक्रीज हो, यानी उसकी दो वैल्यूज बनती, इनिशियल और फाइनल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओल्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल हमारे पास पुरानी वैल्यू की बात करते हैं।
भाई सैलरी बढ़ गई, किसी का प्राइस बढ़ गया, कोई भी चीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को मिस आउट आप लोग मत करिएगा, ठीक है। चलिए, सो अगर मैंने कहा कि मान लो कोई आर्टिकल का जो वैल्यू पहले पुराना था वो 100 रुपये था, अगर उसमें 20% आप बढ़ा दोगे तो कितना बनेगा, 120 बनेगा, ठीक है, 120 बनेगा। अब इसी चीज़ को हम लोग रेशियो में कैसे लिखते हैं, अगर आप इस 100 120 का अगर आप रेशियो ले लें तो 20 से आप डिवाइड कर सकते हैं, 20 से डिवाइड करने पे ये 5 और ये 6 चला जाएगा। तो आप इसी तरीके से देखिए 20% का इंक्रीमेंट अगर मुझे रेशियो फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है, 1/5। तो अगर मैंने कहा कि इसी चीज़ को रेशियो में लिखो, ओल्ड और न्यू, मुझे कोई 100 और 200 मानने की जरूरत नहीं है। तो देखिए हमेशा जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है उसका बेस वैल्यू ओल्ड वैल्यू होता है, इनिशियल पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है। तो 5 रिप्रेजेंट्स व्हाट, 5 रिप्रेजेंट्स ओल्ड वैल्यू, और ऊपर वाला या तो इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट, तो 1 हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो 5 में अगर एक बढ़ा देंगे तो हमारे पास न्यू वैल्यू कितनी आएगी, 6। अगर मतलब कह लो कि अगर किसी की सैलरी 20% बढ़ रही है तो उसकी पुरानी सैलरी 5 यूनिट होगी, तो नई सैलरी कितनी बनेगी, 6 यूनिट बनेगी, ठीक है। या फिर 100 रुपये थी तो 120 रुपये हो जाएगी, कैसे भी करके आप कर सकते हैं, लेकिन हमें रेशियो मेथड सीखना है और एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला जो फंडा है वो देखना है, ठीक है। अब इसमें देखो अल्टीमेटली होता क्या है, कभी भी अगर आपके पास एक ओल्ड वैल्यू गिवन हो और आपको न्यू वैल्यू निकालना हो, फिर से सुनिएगा, पुराना वैल्यू गिवन हो, उसकी रियल वैल्यू गिवन हो और आपको न्यू वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए न्यू वैल्यू विल बी इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू जो उसकी रियल वैल्यू गिवन होगी मल्टीप्लाइड बाई, मैंने बोला कि भाई 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है। अब ये सब तो पता होना चाहिए, लेकिन मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर जानना है, क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है जो न्यू अपॉन ओल्ड का जो रेशियो बनता है, दैट इज कैसे, देखिए 1/5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 आप डिनोमिनेटर में एज इट इज रख दीजिए, 5 में एक जोड़िए, 5 में एक जोड़ने पे कितना बनेगा हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट मैं क्लियरली लिख देता हूं, 5 एज इट इज आएगा, 1/5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 5 एज इट इज आएगा, 5 में एक ऐड हो जाएगा, कितना बनेगा, 6। अल्टीमेटली जो मैंने रेशियो मल्टीप्लाई किया हुआ है कौन सा रेशियो है हमारे पास, न्यू अपॉन ओल्ड का, इसको उल्टा देखिए आपको ये समझ में आएगा, और यही हमारे पास जो होता है वो इस परसेंटेज चेंज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है। ये बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए ताकि हम लोग नेक्स्ट टाइम से फटाफट इस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब सेम तरीके से अगर मैंने आपसे कहा कि अगर सपोज एनी वैल्यू दैट इज इंक्रीजिंग बाई 33.33%, अब मैं इसमें ओल्ड और न्यू का हमारे पास 100 और ये सब मानने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपसे कहूँ कि अगर मुझे ओल्ड और न्यू का रेशियो चाहिए, अल्टीमेटली ओल्ड और न्यू का रेशियो चाहिए, क्या बनेगा, 33.33% दैट इज़ कितना, 1/3, मतलब 3 रुपये इसका ओल्ड वैल्यू था, उसमें 1 रुपये हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, न्यू वैल्यू आ जाएगी 4। अगर मैं आपसे पूछूं कि कभी भी न्यू अगर आपको फाइंड आउट करना है, ओल्ड आपके पास गिवन है तो कितना मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट उल्टा न्यू अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 3, तो डिनोमिनेटर में एज इट इज रहेगा, 3 में एक जोड़ देंगे कितना बनेगा, 4, ये 4/3 जो बनेगा यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर हमारे पास होगा। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये ओल्ड और न्यू का फंडा क्या है। जैसे एग्जांपल हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में सेम परसेंटेज को अगर हम लोग यूज़ करते हैं, सेम प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे, इंक्रीमेंट प्रॉफिट परसेंट बात तो बराबर है, तो आप किसी भी आर्टिकल को बेचते बाद में हो, पहले खरीदते हो, तो वहाँ पे ओल्ड का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और न्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। तो ओल्ड और न्यू का मतलब हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स का बन गया। नेक्स्ट अगर मैं आपसे कोई डिक्रीमेंट का केस लेता हूँ, सपोज करो मैंने बोला कि 16.66% का डिक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास, कितना हो जाएगा, 1/6। दो चीज़ें, दो डिफरेंट चीज़ें मैं जानना चाह रहा हूँ आप लोगों से, अगर आपको कभी ऐसे ये लिखना पड़े कि ओल्ड और न्यू का रेशियो कितना बनेगा, 16.66% का अगर हमारे पास डिक्रीमेंट हो रहा है तो 6 रुपये ओल्ड हो गया, डिनोमिनेटर माइनस कर देंगे, 6 में से 1 जाएगा तो 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे अगर न्यू और ओल्ड के फॉर्म में इसको लिखना है, अगर ओल्ड वैल्यू आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो और आपको ओल्ड से न्यू निकालना हो, तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6 तो एज इट इज आ जाएगा, 6 में 1 माइनस करेंगे कितना बनेगा, 5/6। ये जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आ रहा है वो बेसिकली न्यू अपॉन ओल्ड का रेशियो बन रहा है, न्यू अपॉन ओल्ड का रेशियो ही मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारे पास क्या बनता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है। ये एक सिंपल सा फंडा आप लोग याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, दैट इज रेशियो ऑफ न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू, एंड दैट्स इट, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। देखिए सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पढ़नी थी कंपैरेटिव स्टडी के बाद, वो हमारे पास पढ़ना हम लोग को सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट के लिए मैंने बताया हुआ है कि भाई जैसे आपके पास मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, जहाँ पर भी जिस भी दुनिया के फॉर्मूले में मल्टीप्लिकेशन साइन यूज होता है,
वहाँ पे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगता है। मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूँ कि अभी मैं कुछ थियोरीज़ पे जा रहा हूँ, जो थियोरीज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन थियोरीज़ को बहुत सीरियसली पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपसे बोलता हूँ सक्सेसिव कॉन्सेप्ट में, जिन भी दुनिया के फॉर्मूले में आपके पास मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है, प्रोडक्ट यूज़ होता है, वहाँ पे हर उस फॉर्मूले में आपके पास, हर उस फॉर्मूले के लिए हमारे पास सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगेगा। क्रमागत वृद्धि या कमी हमारे पास हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर, जो हम लोग सामान कोई भी खरीदने जाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है, दैट इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, फाइन। तो ये हमारे पास बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले, जितने भी दुनिया के फॉर्मूले जहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन यूज होता है, वहां पर हमेशा सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगता है, बशर्ते कुछ परसेंटेज चेंज की बात किया हो, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, मल्टीप्लिकेशन साइन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि आपके पास कभी भी एक नोट पॉइंट यहां पे लिख देता हूं, फॉर एवरी परसेंटेज चेंज, फॉर एवरी परसेंटेज चेंज the base value changes, for every percentage change the base value changes। तो ऐसे सवालों में अब आपको कैसे परखना होगा कि क्या हर परसेंटेज चेंज के लिए बेस वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, वो सवाल में आके मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये कुछ पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है कि इफ फॉर एवरी परसेंटेज चेंज द बेस वैल्यू चेंजेस द कॉन्सेप्ट इज सक्सेसिव। नाउ एक बेसिक सा एग्जांपल लेता हूं मैं पहले कि मान लीजिए आपके पास समथिंग c इक्वल्स टू a इंटू बी है। पहले फॉर्मूले बेस्ड पे चलते हैं, फॉर्मूला बेस्ड पे c इक्वल्स टू a इंटू बी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे x% का चेंज आ रहा है, यहाँ पे y% का चेंज आ रहा है, तो मैंने आपसे पूछा कि c में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो मैंने लिखा परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग डेल्टा साइन यूज करते हैं। किस में चाहिए, मुझे c में परसेंटेज चेंज चाहिए, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स परसेंटेज डेल्टा फॉर चेंज, ये ट्रायंगल नहीं है, डेल्टा है, परसेंटेज चेंज इन c, तो इट बिकम्स x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ये मेरा फॉर्मूला होता है इसका। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि परसेंटेज दो तरीके से हो सकता है, इंक्रीज या डिक्रीज। इंक्रीज के केस में पॉजिटिव साइन यूज करते हैं हम लोग, और डिक्रीज के केस में नेगेटिव साइन यूज करते हैं, फाइन। तो ये हमारे पास कुछ दो चीज़ें होती हैं। अब आपके पास ये आता है कि एक और चीज़, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का कौन सा होता है, तो आपके पास एक टॉपिक होता है जो सब लोग जानते होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट करके एक टॉपिक होता है, जो आपके पास सीआई का सबसे बेस्ट आपके पास एग्जाम्पल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। फिलहाल उसके बारे में और बात करेंगे फर्दर। अब पॉइंट क्या होता है कि हमें कैसे परखना है कि फॉर एवरी परसेंटेज चेंज द बेस वैल्यू चेंजेस। जैसे आपके पास बोला गया एक आदमी की सैलरी जो है 10% पहले इंक्रीज हुई, फिर नेक्स्ट टाइम 20% इंक्रीज हुई, जो अगली जो 20% इंक्रीज हो रही है वो इस इंक्रीज वाले पार्ट पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इनिशियल वाले पे नहीं हो रही है। ऐसा कभी भी आपके पास डायग्राम कुछ बनता है, इस तरीके से आपके पास कभी भी डायग्राम बनता है, तो आपके पास हमेशा क्या होता है, वहाँ पे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगता है। एक और चीज़, कुछ ऐसे सवाल रहते हैं जहाँ पे बार बार रिमेनिंग वर्ड यूज़ किया रहता है, वैसे भी सवालों में हमारे पास क्या होता है, सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। एनीवेज, तो एक तो तरीका ये होता है कि आप फॉर्मूले से परसेंटेज चेंज निकाल लीजिए, या फिर एक तरीका होता है कि आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करें। तो हमें क्या करना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इजी परसेंटेज वैल्यू है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार मेंस में कुछ कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ जाती हैं, उसके लिए खास तौर पे आपको रेशियो मेथड में एक्सपर्टीज होना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो मेथड भी सीखेंगे हम लोग। अब पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड 30% रिस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फाइन। तो आपके पास देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास किसके बराबर होता है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे कितना चेंज आ रहा है, 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, ब्रेथ में कितना हो रहा है, 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है। आपसे पूछा है कि एरिया में कितना चेंज आएगा। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि एक सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है जो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%, ठीक है। आप इस तरीके से लगा सकते हैं। पहले मैंने देखा मल्टीप्लिकेशन साइन यूज़ हो रहा है, हाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें यूज़ किया
कि भाई परसेंटेज चेंज जो हम लोग एरिया में निकालेंगे वो कितना बनेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 20, पॉजिटिव में ही रहेगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन में कितना 100। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 20 प्लस 30 दैट इज 50 और ये 2 इंटू 3 कितना बनेगा 6, ये बन गया 56% का इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, लेकिन कहानी देखिए यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आंसर तो मेरा आ चुका है। पहली चीज़ अगर परसेंटेज इतना इजी नहीं होता तो क्या मुझे कोई और तरीका नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो आपके पास ये तो नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड हो गया। सेकेंड चीज़, आपको रेशियो मेथड या फिर मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब सेम क्वेश्चन का मुझे आंसर निकालना है। अब देखिए कैसे करेंगे, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 1/5 का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे 30% का इंक्रीमेंट हो रहा है। 30% देखिए 10% होता है 1/10, 30% होता है 3/10। ठीक है, अब यहाँ पे 1/5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे 3/10 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कभी भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया, लेंथ और ब्रेथ। तो देखिए 1/5 का इंक्रीमेंट आएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, डिनोमिनेटर में 5 एज इट इज और 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा 6/5 मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा। नेक्स्ट 3/10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों इंक्रीमेंट कर रहा है, 10 डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज रख दो और 3 का इंक्रीमेंट करेंगे कितना बनेगा 13। अब देखिए यहां पे देखिए 5 इंटू 10 कितना बन रहा है 50, 13 इंटू 6 दैट इज कितना 78। ठीक है, 78 बना। हमेशा रखिएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर में ये हमेशा क्या होता है, हमारे पास जो रेशियो होता है वो कौन सा यूज करते हैं हम लोग, रेशियो हमारे पास न्यू अपॉन ओल्ड आता है, न्यू अपॉन ओल्ड मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यू अपॉन ओल्ड आएगा। तो ये ऊपर वाला क्या है हमारे पास है, दिस इज न्यू वन और ये ओल्ड वन। ठीक है, न्यू वन एंड ओल्ड वन। तो 50 पहले इसका एरिया था, अभी हो गया 78, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास 28 का। ठीक है, तो कोई ऐसे भी कर सकता है कि भाई 28 का इंक्रीमेंट हुआ अपॉन ओल्ड वैल्यू कितना 50 पे मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। तो 50 से कितने टाइम्स 2 टाइम्स चला गया, 28 टू द कितना 56%। देखिए ध्यान से ये चीज़ कर रहे हैं तो कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन क्या इस चीज़ को हम लोग ओरल कर सकते हैं। परसेंटेज का डेफिनेशन तो मैंने बताया ही नहीं था। परसेंटेज का डेफिनेशन होता क्या है, एनीथिंग कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100। अगर बेस वैल्यू 100 होता है, 100 के आधार पे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। आपको चाहिए परसेंटेज चेंज निकालना है। जब डिनोमिनेटर में आपने देखा कि यहाँ पे कितना दिख रहा है हम लोग को, यहाँ पे 50 दिख रहा है, क्या इसको 100 बनाया जा सकता है, ईजिली बनाया जा सकता है कि भाई इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 50 इंटू 2 100 हो जाएगा। अगर आप ओल्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको न्यू में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 100 बन गया तो ये ऊपर वाला 156 बनेगा। तो अगर आप 156 अपॉन 100 देखेंगे तो डायरेक्टली आप चेंज देख लीजिए हमारे पास कितने का आ रहा है 56% का। तो इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा सा डेवलप करना है, अपने हैबिट्स को और अपने अप्रोच को डेवलप करना है। ठीक है, सो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया 56% का। तो मैं ईच एंड एवरी आस्पेक्ट, जो भी छोटे छोटे आस्पेक्ट होते हैं वो हर एक चीज़ को बता रहा हूँ, तो प्लीज़ अच्छे से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, हर एक चीज़ को सीखते रहिए, जो जो चीज़ सिखाई जा रही है। ट्रस्ट मी, इस तरीके का नोट्स और इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिले होंगे। क्वेश्चन शायद मिल गए, बट अप्रोच जो मैं एक छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ शायद आप लोगों को सीखने को नहीं मिलेंगी। इसीलिए स्टूडेंट्स इतना पढ़ने के बाद भी और उनको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो जानना चाहिए एक स्टूडेंट को। इस क्वेश्चन में आप देखिए हमारे पास एक होता है, मैं परसेंटेज की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ वैल्यूज़ की। वैल्यूज हमारे पास दो तरीके की होती हैं, एक होती है रियल वैल्यू और एक होती है सेकंड रिड्यूस्ड वैल्यू। क्या मतलब होता है मैं बताता हूं उसमें। देखिए ऑफन आपने देखा होगा कि आपने सवाल में दिया होता है लेंथ आपके पास 50 मीटर है, ब्रेथ आपके पास 20 मीटर है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू है 50 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर। रिड्यूस वैल्यू क्या होता है, अगर लेंथ और ब्रेथ का आपके पास 30 और 20 वैल्यू है तो उनका रेशियो दिया रहेगा 3:2, तो वो होता है रिड्यूस फॉर्मेट, रेशियो फॉर्मेट। तो आप ध्यान से देखिए इस सवाल में ना ही कोई लेंथ का वैल्यू पता है, ना ही कोई ब्रेथ का वैल्यू पता है, सिर्फ परसेंटेज चेंज पता है। ना ही कोई रियल वैल्यू पता है, ना ही कोई रिड्यूस वैल्यू पता है, लेकिन तब भी आप परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है तो उसके लिए कोई भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज चेंज की रिक्वायरमेंट है, जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आगे चल के मैं इसको लिंक करूंगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन लगता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वही रेक्टेंगल है, वही लेंथ ब्रेथ है।
लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज चेंज जो निकालना है वो पेरीमीटर में निकालना है, परिधि में निकालना है। तो आप देखिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 2l+b। पहले एक चीज़ कि जब भी परसेंटेज चेंज आप निकाल रहे होंगे, कांस्टेंट टर्म्स का कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे 2 रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे पेरीमीटर की वैल्यू नहीं निकालनी है, पेरीमीटर में परसेंटेज चेंज निकालना है। यहाँ पे देखा जाएगा तो हमारे पास कितना बनेगा, 20% का इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे 30% का इंक्रीमेंट है। पेरीमीटर में चेंज चाहिए, मैक्सिमम लोग, कोई लोग 50% बोलते हैं, कोई लोग 56% बोलते हैं, फलाना फलाना आपके पास आंसर होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा इट विल बी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों होता है मैं उसको कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, मैं ओरली आप लोगों को बताऊंगा। ये चीज़ आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ मैं क्या बताना चाहता हूं कि जो आपके पास टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम किया है। देखिए सक्सेसिव कॉन्सेप्ट एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट इसका पार्ट होता है। यहाँ पे क्या लगता है, मल्टीप्लीकेशन साइन, और वेटेड एवरेज में क्या लगता है, प्लस साइन। आपके पास पूरी अर्थमेटिक इन दो फॉर्मूले बेस्ड होती है, मल्टीप्लीकेशन और प्लस साइन। आपको इनको डिफरेंशिएट करना सीखना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट सक्सेसिव में अप्लाई होगा वो वेटेड एवरेज में अप्लाइड नहीं होता है। तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन साइन होता है, वो सॉल्व हो गया था, उसका एक सर्टेन फंडा है जिसके लिए मैंने आप लोगों को बताया कि रियल और रिड्यूस वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि प्लस साइन जो होता है दैट इज अ वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, जिसके बारे में अभी हमने बात ही नहीं किया है बस। लेकिन बट एक शॉर्ट में एक चीज बता दूं मैं आप लोगों को फिलहाल, कि मैंने पूछा आप लोगों से वैल्यूज कितने टाइप की होती हैं, तो वैल्यूज आप बोलेंगे दो तरीके की, रियल और रिड्यूस्ड। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इस क्वेश्चन में कोई भी या तो रियल या तो रिड्यूस, ईदर और कोई भी आपके पास वैल्यू दिया हुआ है सिर्फ परसेंटेज चेंज के अलावा, तो आपने कहा क्वेश्चन पढ़ के कि नहीं, लेंथ और ब्रेथ का कोई भी रियल वैल्यू रिड्यूस वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपको एक चीज जान लीजिए कि जब भी मल्टीप्लीकेशन साइन होता है तो मुझे कोई भी दोनों में से कोई भी वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ परसेंटेज चेंज से मैं आंसर निकाल सकता हूं। बट यहां पर अगर आप बात करेंगे तो आपको रियल या रिड्यूस वैल्यूज पता होनी चाहिए लेंथ और ब्रेथ की, तभी आप एरिया में परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। तो यहां पर कुछ भी नहीं पता है, ईदर और, ठीक है, ईदर दिस रियल और रिड्यूस वैल्यूज आपकी पता होनी चाहिए, तभी परसेंटेज चेंज निकलता। नहीं पता था, इसलिए क्वेश्चन का आंसर क्या बन गया, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट डाउन। अगले सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखिए, अब हर कोई क्वेश्चन अपने आप खुद आकर नहीं बोलेगा कि मैं मल्टीप्लीकेशन साइन हूं। कभी भी अगर हम लोग बाजार में सामान लेने जाते हैं तो बेसिक्स ऑफ फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। कौन सा फॉर्मूला होता है भाई, कि भाई जो हमारा खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो भी कॉमोडिटी, जो भी आर्टिकल खरीदते हैं उसके प्राइस पे और उसकी क्वांटिटी पे। क्वांटिटी को ऑफन हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन, यानी खपत। ये इन दो चीजों पे डिपेंड करता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन साइन होता है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लग रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, प्राइस की अगर हम लोग बात करेंगे तो 14.28% का हमारे पास क्या बन रहा है, 14.28% का इंक्रीमेंट आ रहा है। कंजम्पशन में क्या बन रहा है, 12.5% का डिक्रीमेंट आ रहा है। 14.28% कितने के बराबर, 1/7 के बराबर। 12.5% कितने के बराबर, 1/8 के बराबर। प्राइस आपके पास 1/7 का इंक्रीमेंट हो रहा है, कंजम्पशन हमारे पास 1/8 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। नाउ अब एक चीज देखते हैं, मैंने आपसे पूछा कि 1/7 का अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे प्राइस, ये ओल्ड में डिनोमिनेटर में तो 7 का 7 रहेगा, इंक्रीमेंट हो रहा है तो 1 ऐड कर देंगे, 7 में 1 ऐड किया तो 8 बन गया। कंजम्पशन की बात करेंगे, डिनोमिनेटर में 8 का 8 रहेगा और यहाँ पे 1 डिक्रीज करेगा तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। अब देखिए अगर आप इसमें देखेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, बेसिकली एक्सपेंडिचर 1/1 आया। नीचे वाला ओल्ड होता है, ऊपर वाला न्यू होता है। यही हमने देखा था मल्टीप्लाइंग फैक्टर के केस में, न्यू अपॉन ओल्ड के रेशियो का आपके पास जो आपके पास फॉर्मेट होता है वही आपके पास बनता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो आपके पास देखिए ओल्ड वैल्यू 1 आया एक्सपेंडिचर का, न्यू वैल्यू 1 आया, मतलब पहले भी 1 रुपया खर्च करता था, अभी भी 1 रुपया खर्च करता है। जो परसेंटेज चेंज आया वो कितना आया, 0% आया, इसमें कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान देने वाली है कभी भी सीक्वेंशियल वैल्यू में, मान लीजिए C = A × B, अगर इस रिजल्ट को लिख सकते हैं आप लोग तो लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 14.28% और 12.5%। ध्यान से देखिए 1/7 और 1/8 दोनों पड़ोसी वैल्यूज हैं, सीक्वेंशियल वैल्यू अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। तो कभी भी अगर आपके पास यहाँ पे जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 16.66% का डिक्रीमेंट हो रहा है, भाई सेम लॉजिक अगर आप लगा के देख लो, आपके पास यहाँ पे परसेंटेज चेंज 0% आएगा। अब इस चीज़ को देख लेते हैं, जो भी 2% चेंज हमारे पास दिए हुए हैं क्वेश्चन में, अगर वो आपके पास क्या है, पड़ोसी वैल्यूज है,
जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए 14.28 और 12.5 दोनों पड़ोसी वैल्यू थे। बड़ी वाली वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है, छोटी वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही है, इस फॉर्मेट को हमेशा रखना। बड़ी वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है, छोटी वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही है, हमेशा उसका रिजल्टेंट 0% आएगा। रिजल्टेंट हमेशा 0% आएगा। इस तरीके से मैंने 20 और 16.66 बोला था आपको। अगर बड़ी वाली वैल्यू को इंक्रीज करा दो, छोटी वाली को डिक्रीज करा दो, हमेशा रिजल्टेंट 0% बनेगा। कुछ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे देखा 20% कितना बनेगा 1/5 का इंक्रीमेंट, 16.66% कितना 1/6 का डिक्रीमेंट। अगर मैंने एक रैंडमली एक एग्जांपल लिया हुआ है, जस्ट मैं देखना चाहता हूँ 0% का चेंज आ रहा है कि नहीं। 1/5 का इंक्रीमेंट मतलब 6/5, 1/6 का डिक्रीमेंट मतलब 5/6, 5 से 5, 6 से 6 कैंसल आउट हो गया, यानी कितना बन गया 1/1 बन गया। परसेंटेज चेंज कितना बन गया 0%, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ काम करेगा। अगला सवाल, radius of cylinder is increased by 25% and its height is decreased by 16.66%. Find the percentage change in the volume of cylinder. देखिए, सबसे पहले बात, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैं लिखूंगा आर इंटू एच। पाई इज अ कांस्टेंट वैल्यू 3.14 या फिर 22/7। तो इसको हम लोग आपके पास इसको कंसिडर नहीं करना होता परसेंटेज चेंज निकालने के लिए। रेडियस की बात करेंगे 25%। व्हाट इज 25%? ये होगा 1/4 के बराबर इंक्रीज हो रहा है। हाइट 16.66%, 1/6 का डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर आप देखिए रेडियस, तो आपके पास 1/4 का इंक्रीमेंट होगा, तो हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा 5/4 बनेगा। यहां पर भी सेम वैल्यू, यहां पर भी 5/4 बनेगा। कैसे? 4 तो एज इट इज डिनोमिनेटर में आ गया, एक का इंक्रीमेंट, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे तो 25% को यूज कर लिया। 16.66% का डिक्रीमेंट, यानी डिनोमिनेटर में 6 तो एज इट इज, 1 का डिक्रीमेंट करेंगे तो 5 आ जाएगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या बना, 5 आपके पास कितना आ गया 125, और 4 4 जा 16, 16 6 जा कितना आ गया हमारे पास 96 आ गया, ठीक है। ऊपर वाला वही न्यू और नीचे वाला ओल्ड। भाई पहले आपके जो वॉल्यूम था वो 96 था, अभी कितना हो गया 125 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास 29 का इंक्रीमेंट हो रहा है। कितने पे? 96 पे। मल्टीप्लाइड बाय कितना, दैट इज 100%। ये हमारे पास बन रहा है। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली देखूं तो अप्रॉक्सीमेटली क्या किया जा सकता है, ऊपर वाले को 30 मान लो आप, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो ऊपर वाले को 30 मान लो आप, नीचे वाला कितना 96 मल्टीप्लाइड बाई कितना 100%। अगर आप देखिए यहाँ पे ये तो 3 टाइम्स चला गया, 10 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 32 टाइम्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये अप्रॉक्सीमेटली अगर 30 मान लिया जाए तो ये हमारे पास कितना बन रहा है 1/3। तो 33 के आसपास ये हमारे पास 30% के आसपास ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। फिलहाल अप्रॉक्सीमेशन के ऊपर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो हमारे पास जो एग्जैक्ट हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास 30% के आसपास का हमारे पास आएगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट आंसर, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से एक और कहानी शुरू होती है सक्सेसिव चेंज की। अब कैसे? एक आदमी की सैलरी 2 बार सक्सेसिवली इंक्रीज हो रही है एंड इट बिकम्स 15/8 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल, ठीक है। तो देखिए, पहले ओरिजिनल सैलरी कुछ रही होगी, पहला इंक्रीज हुआ, सेकेंड इंक्रीज हुआ, और ये सैलरी कितनी हो गई 15/8 टाइम्स हो गई ऑफ इट्स ओरिजिनल। बोला हुआ है कि सेकेंड परसेंटेज इंक्रीज इज डबल ऑफ फर्स्ट परसेंटेज इंक्रीज। अगर यहाँ पे x परसेंटेज का इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वाला इंक्रीज कितना होगा 2x% होगा कि नहीं। और 15/8 टाइम्स का मतलब क्या है, देखिए 15/8, मतलब अगर 8 तुम्हारे पास ओरिजिनल है तो नई सैलरी कितनी होनी चाहिए 15 रुपया। पुरानी सैलरी अगर आपके पास 8 रुपये थी तो बढ़कर कितनी होगी नई सैलरी 15 रुपये। मतलब यहाँ पे 8 रुपये था तो अभी कितना हो जाएगा 15 रुपये, ठीक है। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंगल परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, सिंगल परसेंटेज चेंज, तो 8 रुपये से आपके पास 15 रुपये, यानी कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 7 का इंक्रीमेंट हो रहा है। 7 का इंक्रीमेंट बेस वैल्यू कितने पे 8 पे। 7 का इंक्रीमेंट अगर हम लोग 8 पे निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई कितना करेंगे 100%, तो 1/8 इज 12.5 का 7 टाइम्स करेंगे तो ये कितना बनेगा 87.5% का इंक्रीमेंट आएगा, ठीक है। 87.5% का इंक्रीमेंट आएगा। अब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पूरा एज इट इज डायग्राम बना दिया है। अब देखिए सिंपल सी मैं एक चीज़ कहता हूँ इसमें कि हमारे पास क्या ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जो हमें सीखनी है जिससे हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। मुझे ऐसा वैल्यू लेना है, मुझे फर्स्ट परसेंटेज चेंज निकालना है,
फर्स्ट परसेंटेज चेंज के रेस्पेक्ट में ही तो हमारे पास ये ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। और सिंगल परसेंटेज चेंज कितना आना चाहिए, 87.5%। सक्सेसिव का फॉर्मूला वाला अगर मेथड देखा जाए तो कितना होता है हमारे पास, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। क्यों मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, क्योंकि परसेंटेज वैल्यूज थोड़ी सी ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई फॉर्मूला यूज़ करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके, सो अगर मैंने कहा कि अगर मैं पहले वाले ऑप्शन पे जाऊं तो 20%, तो अगर ये 20% होगा सपोज कर लो, तो हमारे पास ये वाला परसेंटेज कितना होगा, 40%, ठीक है। अब इसमें ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, पुट करेंगे तो कितना आएगा, 20 प्लस 40 प्लस 20 इंटू 40 अपॉन में 100, ये कैंसिल आउट कर दिया, 20 40 60 और ये 8 68%, दैट इज नॉट इक्वल टू 87.5%, गलत हो गया। अब यहां से एक और चीज आती है, अगर आप जरा सा भी ध्यान दें, क्योंकि मैं यहां पे अगर 30 रखूंगा तो यहां पे बनेगा 60%, अगर यहां पे मैं 40% रखूंगा तो यहां पे बनेगा 80%, यहां पे अगर 25% रखा जाएगा तो यहां पे बनेगा 50%। और देखिए हर एस्पेक्ट देखने की जरूरत है, अगर यहां पे 10% रखा जाएगा तो यहां पे बनेगा 20%। पहली चीज तो ये कि 10% अगर आप यूज करेंगे तो 10 और 20% का जो सक्सेसिव बनता है वो 32% बनेगा। आप करके देख लीजिए, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 अपॉन 100, ये बनेगा आपके पास, देखिए ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 10 20 30 30 और 32% बनेगा। तो पॉइंट क्या है, ये भी तो कैंसिल आउट हो गया, ये तो बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है। अब एक चीज बताइए, 30 और 60 वाले केस में अगर 30 और 60 को ऐड कर दें तभी 90 हो जाएगा, और कुछ और भी अभी ऐड होना है XY बाई 100 वाला, तो फॉर श्योर 30% भी नहीं होगा। 40 और 80 को सेम तरीके से ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा, प्लस कुछ और ऐड होना है तो 87.5 से तो बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी आपके पास एक ही ऑप्शन बचा 25%। लेट्स ट्राई। बट मैं एक और चीज में बोलना चाहता हूं कि आपके पास देखिए सारा जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दूसरा तीसरा और पांचवा, 20 30 40 एंड 10, तो आपके पास क्या है, सब में यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। अगर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है तो कभी डेसिमल परसेंटेज तो आ ही नहीं सकता, सिंगल परसेंटेज। इसका मतलब बाय दिस लॉजिक ऑल्सो यू विल जस्ट मार्क करेंगे आप फोर्थ ऑप्शन, डायरेक्टली आप मार्क कर सकते थे 25%, डायरेक्टली इसको ट्राई कर लीजिए। 25 और 50 का सक्सेसिव लगाइए तो हमारे पास कितना बनेगा, 25 प्लस 50 प्लस 25 इंटू 50 बटे में कितना, 100%। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 से कितने बार, हमारे पास 4 बार, 50/4 दैट इज कितना, 12.5 बनेगा। यहाँ पे 75 12.5 कितना बनेगा, 87.5%, 87.5% परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन, अब यहाँ पर कोई राम की सैलरी वो 3 बार इंक्रीज हो रही है, ठीक है, सवाल को आप पढ़ सकते हैं, 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है, और एंड इट बिकम्स 378 अपॉन 125 ऑफ हिज ओरिजिनल सैलरी, ठीक है। इफ द सैलरी इंक्रीज्ड बाई x%, 2x%, 4x% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। नाउ देखिए इसका पहले मैं डायग्राम बनाता हूं। यहाँ पे इनिशियल सैलरी थी, ये पहला इंक्रीज हुआ, दूसरा इंक्रीज हुआ, तीसरा इंक्रीज हुआ, यहाँ पे x% का, यहाँ पे 2x% का, यहाँ पे 4x% का, ठीक है। अब हमारे पास x% के ही रेस्पेक्ट में x की न्यूमेरिकल वैल्यूज दिया हुआ है, x के रेस्पेक्ट में हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज चेंज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 378 अपॉन 125 में ऑफ इट्स इनिशियल, कंपैरिजन किससे हो रहा है, इनिशियल से, यानी 125 रुपए जो हमारे पास यहाँ पे 125 यूनिट जो आएगा वो इनिशियल सैलरी आएगी, 125 बढ़कर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 378 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि मैं एक बार वापस से इसको 378 अपॉन 125 लिखूंगा, 378 अपॉन 125। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से इस 125 को, तो ये देखिए डिनोमिनेटर जो ये होता है यही क्वेश्चन को सॉल्व कराता है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर दिलाएगा। तो 125 जो होता है, क्या मैं इसको 5 इंटू 5 लिख सकता हूँ, और 378 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे ब्रेक होगा, ये 378 कैसे ब्रेक होगा, तो दैट इज समथिंग लाइक 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 9 18 नहीं जाएगा, 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 से जाएगा, 2 से कितना 18 टाइम्स और 9, ठीक है, 2 से 18 टाइम्स और 9 टाइम्स, ठीक है, 189। 189 फर्दर कितना हो जाएगा हमारे पास 189, ये हमारे पास कुछ और फर्दर कैंसिल आउट होगा,
तो ये आपके पास 10 18 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा तो आपके पास कितना लिखेंगे 3 × 63 और फिर क्या लिखेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 9, ठीक है, फर्दर 7 × 9 लिख सकते हैं। तो आपके पास इस तरीके से फैक्टर्स के बन रहे हैं। 378 से खैर इतना हमारे पास कुछ खास मतलब नहीं होगा, डिनोमिनेटर से खास मतलब होगा, तो 5 × 5 × 5 बनेगा, ठीक है। फिलहाल 378 आपके पास, इसका फैक्टर हम लोग अब इसको हटा देते हैं, इसके फैक्टर से कोई खास मतलब नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको देखेंगे, बट अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये x% बढ़ा, 2x% बढ़ा, 4x% बढ़ा, 125 से सैलरी कितनी हो रही 378। अब देखिए 378 अपॉन 125, क्या ये सिंगल मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं बन रहा है हमारे पास? भाई न्यू अपॉन ओल्ड का ही तो जो रेशियो आता है वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनता है। 378 अपॉन 125 आंसर दिलाएगा, जिसमें डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइज कर दीजिए, 3 पार्ट में मैंने फैक्टराइज किया, 5 × 5 × 5, वही मेरा आंसर आएगा। अब इससे मतलब क्या निकलता है कि जब भी आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मुझे लिखना है 33.33% के इंक्रीमेंट का, तो आप बोलेंगे 1/3 होता है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर पूछा जाए तो 3 एज इट इज आएगा, 3 में 1 जोड़ देंगे, कितना बनेगा 4। देखिए डिनोमिनेटर एज इट इज आता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मुझे 5 3 बार मिल रहा है, तो मतलब जिस भी परसेंटेज वैल्यू में मुझे डिनोमिनेटर 5 मिलेगा, वहीं से मेरा आंसर आ सकता है, और उसको क्रॉस चेक कर लेंगे हम लोग। जैसे 25% हमारे पास कितना 1/4, 15% कितना 3/20 होता है, 20% कितना 1/5। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ऑलमोस्ट। 3/10 होता है 22.5, 45% होता है 9/20, ये बनेगा 9/40, ठीक है, 9/20 और ये 9/40, फाइन। तो अब देखिए सबसे जो इमीडिएट ऑप्शन मिल रहा है मुझे 1/5 दिख रहा है, मैं देखूंगा कि ये क्या ये फॉलो करेगा। अगर x की वैल्यू 20% हो गई, x की वैल्यू 20% हो गई, तो यहाँ पे 2x कितना बनेगा 40%, यहाँ पे कितना बनेगा 80%, तो 20% इज 1/5, 40% विल बी 2/5, और ये सब इंक्रीमेंट हो रहा है। 80% विल बी 4/5। तो हमारे पास देखिए 1/5 का इंक्रीमेंट, 2/5 का इंक्रीमेंट, 4/5 का इंक्रीमेंट। मैं पूछूंगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना बनेगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे बनेगा 6/5, यहाँ पे कितना बनेगा 2/5 रहेगा तो 7/5, और इंक्रीमेंट हो रहा है सब। 4/5 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो 9/5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करिए 5 5 5 नीचे आ जाएगा 125, और 6 7 कितना 42, 42 9 करेंगे तो हमारे पास 378 आएगा। ये वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हमारे पास वही वैल्यू आ गई। तो राइट आंसर बिकम्स कितना 20%, 1/, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ठीक है। 1/5 वाला जहाँ पे आ रहा है डिनोमिनेटर में, जहाँ पे 5 मिल रहा है, वही मेरा आंसर बन गया। तो ये क्विक अप्रोच आप लोगों को डेवलप करनी पड़ेगी। देखिए मेरे एक्सप्लेनेशन पे मत जाइए, मुझे एक एक चीज़ को समझाना है आप लोगों को, एक एक एस्पेक्ट को बताना है, बट अगर ये अप्रोच डेवलप हो गई तो आप देखिए डायरेक्टली 378 अपॉन 125 को डायरेक्टली दे सकते हैं। डिनोमिनेटर में 555 वाला वैल्यू कुछ आ रहा है, और वहीं से आप क्वेश्चन का आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि आपके पास कौन सा बनेगा। ऑप्शन का भरपूर इस्तेमाल करना है ऐसे सवालों में। अगला सवाल, आफ्टर 3 सक्सेसिव चेंजेस 2 इंक्रीज 1 डिक्रीज। अब देखिए और इस क्वेश्चन को एक और लेवल पे कॉम्प्लिकेट कर दिया है, ठीक है। 2 बार इंक्रीज हो रहा है और 1 बार डिक्रीज हो रहा है, नॉट नेसेसरली इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। द प्राइस ऑफ अ वॉच बिकेम 154 अपॉन 125 ऑफ इट्स इनिशियल प्राइस। फाइंड द परसेंटेज चेंज, सॉरी इफ द परसेंटेज चेंजेस आर P2P एंड 4P। वैसे x 2x और 4x जैसे था, और इस बार आपको 4P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल सैलरी कुछ रही होगी, पहला इंक्रीमेंट हुआ कितने परसेंट का, P% का। सेकेंड इंक्रीमेंट कितने का हुआ 2P% का। थर्ड इंक्रीमेंट कितने का हुआ 4P% का, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब पॉइंट क्या है कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल वैल्यूज है, यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन रहा है वो 154 अपॉन में 125 हो रहा है। तो पहली चीज़ है देखिए डिनोमिनेटर में तो मैं इसको ब्रेक कर लूंगा 5 × 5 × 5। क्यों 3 पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि 3 चेंज आ रहा है आपके पास, ठीक है। इसके बाद देखिए 154। अब मुझे नहीं पता है कि आपके पास ये जो P% है ये इंक्रीज करेगा कि ये इंक्रीज करेगा, कौन सा इंक्रीज करेगा कौन सा डिक्रीज करेगा, क्योंकि 2 इंक्रीज है 1 डिक्रीज है, और ऑर्डर आपके पास नहीं बताया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए इस क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है, मुझे अल्टीमेटली 4P की वैल्यू निकालनी है। अगर ये ऑप्शंस को देखें, अगर ये सारे ऑप्शंस 4P के रेस्पेक्ट में दिए हुए हैं, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे P का वैल्यू कितना आएगा
भाई पी का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, दिस विल बी 50%, दिस विल बी 10%, पी का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 20%, दिस विल बी 40%, और यहाँ पे कितना आएगा या फिर ऐसा नहीं करते, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, मैं डायरेक्टली देखना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए लिंक रहेगा सॉल्व करने के लिए। देखिए 200% का मतलब होता है आपके पास कितना, फ्रैक्शनल वैल्यू 2 बन जाएगी, ठीक है। ओके लेट्स सी, पी की वैल्यू निकाल ही लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी यहाँ पे 40%, दैट इज 2/5, यहाँ पे बनेगा 10%, दैट इज 1/10, 80%, तो पी का वैल्यू आ जाएगा 4 टाइम्स 4 से डिवाइड कर देंगे 20%, दैट इज 1/5, 160%, दैट इज बनेगा 40%, तो बनेगा 2/5, यहाँ पे 30%, तो बनेगा 3/10, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यूज आ रही हैं। अगर आप देखिए 154 को, ठीक है, 154 का मुझे ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऑर्डर नहीं पता है, तो 154 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये आई गेस 11 से डिविजिबल है, 11 इंटू 1 एंड 4, 2 इंटू 7, ठीक है। इस तरीके से 14 इंटू 11 मैं इसको कर सकता हूँ, तो 11 इंटू 2 इंटू 7 बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब इससे क्या निकल के आएगा रिजल्ट देखिए, अगर सबसे इजी ऑप्शन जैसे मैंने पिछले वाले में किया था कि भाई 20% अगर पी का वैल्यू रहा, क्योंकि ये जो मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा हुआ है ये पी का परसेंटेज लिखा हुआ है, ठीक है। अगर पी का परसेंटेज हमारे पास कितना हो गया 20% हो गया, विथ सेम लॉजिक ये बनेगा 40%, और ये कितना बनेगा हमारे पास 80%। अब देखिए कुछ क्या चीज़ें होती हैं कि जब आपको किसी चीज़ को फोरफिट करना होता है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको फिट करना है, इस वैल्यू को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में तो 1/5 हर जगह आ रहा है, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, 40% का 2/5, 80% का वैल्यू 4/5। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या हो रही है यहाँ पे कि हमें ये 20% 1/5, 40% 2/5 एंड 80% 4/5, फाइन। हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखनी है यहाँ पे कि मुझे हमारे पास जो वैल्यूज़ आनी चाहिए उसको देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको देखना चाहूँगा तो 1/5 का इंक्रीमेंट आ रहा है, दैट इज 6/5 बनेगा, ये 7/5 तो आ जाएगा, 4/5, दिस विल बिकम 9/5। तो अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं मिल रही हैं हम लोग को, ठीक है, यहाँ से आपके पास वैल्यूज़ नहीं आएंगी अगर, क्योंकि देखिए 7 मुझे 11/5 चाहिए कहीं पे, डिनोमिनेटर में हमारे पास देखो क्या क्या बनेगा, 11, 2 और 7, मुझे 7 मिल जाएगा अगर इसको इंक्रीमेंट कर दूँ तो, लेकिन मुझे 11 चाहिए, 5 इवन इसको इंक्रीमेंट करूँगा 11 नहीं मिलेगा मुझे, और इनफैक्ट मुझे 2 भी नहीं मिलेगा, तो मतलब ये हमारे पास गलत जा रहा है, तो मुझे कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर मैं इसमें डी ऑप्शन देख लूँ, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल मैं डी ऑप्शन देख लूँ, तो अब देखिए जस्ट एग्जाम, बस एक सेकेंड, इसमें थोड़ा सा मुझे यहाँ पे फोर फिटिंग करनी पड़ रही है, और बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं करना है कि बस एक तरीका फटाफट अप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर मैं डी ऑप्शन ले लूँ तो पी का वैल्यू कितना बनेगा 40%, कितना 2/5, 2p का वैल्यू कितना बनेगा 80%, 4/5, और आपके पास 160% कितना बनेगा, दैट इज 8/5। तो ये वैल्यू तो हमारे पास नहीं मिलेगी हम लोग को, 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 से 1 टाइम्स 4 टाइम्स 2 इंटू 7, 11 चाहिए मुझे, ठीक है। तो मुझे ये सारी तो वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं। हाँ अब देखिए ये भी हमारे पास फेल कर रहा है, हम लोग किस चीज़ पे जा सकते हैं, अभी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक सेकेंडरी ऑप्शन रखिए 40%, लेट्स ट्राई 40%। इस क्वेश्चन को एक बार और से समझते हैं हम लोग। देखिए ये हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो आपके पास आफ्टर 3 सक्सेसिव चेंजेस, ठीक है, तो पहले सैलरी 3 बार बढ़ रही, 3 बार आपके पास चेंज हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड, देन थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कितना परसेंट, p%, 2p% एंड 4p%, ठीक है। और ये सैलरी कितनी बन रही है 154/125,
154 अपॉन 125। देखिए पिछले वाले सवाल में जैसे हमने 125 को फैक्टराइज किया था 3 पार्ट में, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब इसमें क्या बना था हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5 ब्रेक किया, क्यों था, क्योंकि 3% चेंज आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास 200% जो बेसिकली आएगा, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू 2 आता है, 40% का जो आता है वो 2/5 आता है, 80% का 4/5 आता है, 60% का 160% का हमारे पास कितना आएगा, 8/5 आएगा, 120% का कितना आएगा, दैट विल बी 6/5 आएगा। अगर मैं सबसे ईजी वाले से स्टार्ट करूं तो हमारे पास 40% जो बन रहा है वो 2/5 आ रहा है, जैसे एकदम सिमिलरली हमने जैसा पिछले वाले में किया था। अब लेकिन देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये 4p का रेस्पेक्ट में हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है। तो मान लो पहले वाले ऑप्शन को हटा देते हैं, सेकंड ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। 40% अगर 4p का वैल्यू होगा तो p का वैल्यू 10% होगा, 2p% का कितना बनेगा 20%, और 4p कितना बनेगा 40%। तो 10% कितना 1/10, 20% कितना 1/5, और 40% कितना 2/5, ये हमारे पास बना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको ये नहीं पता है कि वो कौन सा इंक्रीज होगा, क्योंकि बोला है 2 इंक्रीज होगा 1 डिक्रीज होगा, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, इन द पर्टिकुलर ऑर्डर। तो मुझे इसको फिट करना है, उसमें फिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 154 को अगर मैं फैक्टराइज करूंगा तो इट विल बी समथिंग लाइक 11 इंटू 2 इंटू 7, क्योंकि 11 इंटू 14 हमारे पास 154 बनता है। तो मैंने इसको इस तरीके से ब्रेक किया, ठीक है, सारे प्राइम नंबर बन रहे हैं। अब देखो एक सिंपल सी बात है, क्या 1/10 से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11 बन सकता है, ऊपर 11 आ सकता है? यस, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं तो। अब मुझे एक चीज चाहिए, 11 तो मिल गया। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं 2/5 को भी इंक्रीमेंट कर दूं तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा, और इस वाले वैल्यू को मैं डिक्रीमेंट करके और देखता हूं कि क्या मेरे पास वो चीज़ 154 अपॉन 125 आ रहा है कि नहीं। 1/10 का इंक्रीमेंट का मतलब 11/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 का डिक्रीमेंट का मतलब 4/5, 2/5 का इंक्रीमेंट का मतलब 7/5। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने लिख दिया। 10 तो एज इट इज आ गया, 1 का इंक्रीमेंट, 5 एज इट इज आ गया, 1 का डिक्रीमेंट, क्योंकि इसको डिक्रीमेंट रखा है, 5 एज इट इज आ गया, 2 का इंक्रीमेंट, 7/5 बन गया। नाउ अगर मैं इसको देखूंगा तो ये 2 से 2 टाइम्स, 2 से 5 टाइम्स, 5 5 5, ये कितना बनेगा 125 बनेगा, और ऊपर कितना आ रहा है 7 2 ज़ा 14, 14 इंटू 11 कितना 154, एंड दैट्स माई आंसर। तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा बन गया, ऑप्शन बी बिकम्स माई राइट आंसर। ठीक है, सो देखिए बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा सवाल था आप लोगों के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच।